हेलो दोस्तों, 21 स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक बार हिंदी का मॉक टेस्ट 3 लेकर। आज इसमें कुछ टफ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप देखिएगा कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। पेपर आज का काफ़ी बेहतर होएगा आपके लिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन दिए होंगे, जो क्वेश्चन 6 से स्टार्ट होकर 30 तक चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि पूर्वी बोली के अंदर कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। पूर्वी बोली के अंदर, पूर्वी के अंदर आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ए बी सी पूर्वी के अंदर 3 भाषाएं आती हैं। ABC, ए से हो जाएगा आपकी अवधी, बी से हो जाएगा आपकी बघेली और सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। तो इसमें से आपको देखकर बताना था कि इसमें कौन सी पूर्वी बोली के अंतर्गत भाषा नहीं आती है, कौन सी बोली नहीं आती है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मगही। मगही ये आती है बिहारी बोली के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक है जो बांग्ला भाषा में लिखित है? तो इसमें से आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है नई चाल में टली, कविता वचन सुधा, विद्या सुंदर या चंद्रावती। इसमें से कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्या सुंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, मुगल काल मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी या उपाधि दी थी? किस कवि को महाकविराय की उपाधि दी थी? बनारसी दास या सुंदर या सेनापति या कादिर? इसमें से आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? देख कर बताइएगा आप। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया हुआ। तो यहाँ से आपका आंसर सही हो जाएगा सुंदर। सुंदर ग्वालियर के एक कवि थे जिनको मुगल बादशाह ने महाकविराय की उपाधि दी थी। चलिए इनके बारे में देखते हैं थोड़ा। सुंदर सुंदर ग्वालियर के ब्राह्मण थे और शाहजहां के दरबार में कविता सुनाया करते थे। इन्हें शाहजहां ने पहले कविराय, सबसे पहले शाहजहां ने इनको कविराय की उपाधि दी और फिर महाकविराय की उपाधि दी। इन्होंने 1688 ईस्वी में सुंदर सुंदर श्रृंगार नामक नायिका भेद का एक ग्रंथ भी लिखा था इस सुंदर कवि ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। इसमें लिखा है, व्यंग लेखक डैश पर तीखा प्रहार करता है। डैश की जगह पर क्या भरा जाएगा? संगति भरा जाएगा, विद्रूपता भरा जाएगा, अनुरूपता भरा जाएगा, अभिवार्ता भरा जाएगा। इसमें से कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा? तो यहाँ से 10 का आपका आंसर निकल के आता है ऑप्शन बी, विदुरपता। व्यंग लेखक विदुरपता पर, व्यंग लेखक सामाजिक विदुरपता पर तीखा प्रहार करता है। यहाँ से आपका भर जाएगा विदुरपता यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये पहला क्वेश्चन था जो गलती से इधर आ गया है। चलिए देख लेते हैं इसको। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यकार विद्या से संबंधित हैं? अब इसकी आपको साहित्यकार बताना। इसमें से इसके अंदर मतलब किस रेखा चित्र है ये, कि एक नाटक है, कि एक यात्रा वृंतन है, या उपन्यास है? ये जो माटी की मूर्तें हैं राम वृक्ष बेनीपुरी की, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। और ये रचना क्या है? नाटक है, उपन्यास है, रेखा चित्र है। तो यहाँ से आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 6 का आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, रेखा चित्र। माटी की मूर्तें एक रेखा चित्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिखा है, निम्नलिखित में कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा
रहीमदास, मलिक मोहम्मद जायसी या तुलसीदास या कबीरदास, कौन से कवि जो ज्ञाना से इस शाखा के कवि माने जाते हैं? तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए होगा या फिर बी या फिर सी या डी? तो यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कबीरदास एक ज्ञाना से शाखा के कवि हैं। और कबीर के गुरु कई बार पूछा गया है, तो कबीर के गुरु हैं रामानंद। कबीर के गुरु रामानंद। और कबीर की वो पूछी जाती है समाधि कहाँ पर बनी है, इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? मगहर। मगहर यहाँ पे तीर्थ यात्रा के लिए कई बार मेला भी यहाँ पे आयोजित किया जाता है मगहर में। काफ़ी प्राचीन प्लेस है ये मगहर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जय चंद्र प्रकाश नामक 12 सॉरी क्वेश्चन है 12 चंद्र प्रकाश, जय चंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य, जय चंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? जय चंद्र प्रकाश की रचना किसने की थी? चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई भट्टकेदार या बसदेव चंद्र या भगवान सिंह? तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? जय चंद्र प्रकाश किसके द्वारा लिखित एक महाकाव्य है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भट्टकेदार। भट्टकेदार ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मैत्री शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? मैत्री शरण का संबंध पूछा गया है, किस युग से है? छायावादी हैं ये, या शुक्ल युग के हैं, या छायावादोत्तर हैं, या द्विवेदी युग के हैं? तो मैथिली शरण किस आधुनिक काल से संबंधित हैं? तो यहाँ से आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा, या बी, या फिर सी, या फिर डी? तो यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, द्विवेदी युग के। मैथिली शरण गुप्त का संबंध द्विवेदी युग से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस व्यंग्य संग्रह में व्यंग्यकार कौन है? मतलब कहने का ये है ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसके द्वारा रचित एक संग्रह है? धर्मवीर भारती, हरिशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद? तो मैथिली शरण की गुप्त की एक है साकेत, कई बार पेपर में पूछी गई है। साकेत, जयद्रव्रत, भारत भारती, यशोधरा, ये चार काफ़ी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो कई बार पेपरों में पूछी जाती हैं। साकेत, भारत भारती, यशोधरा, जयद्रव्रत। अभी ये हाल ही में यूपीपी में पूछी गई थी जयद्रव्रत। और धर्मवीर भारती की देखें तो धर्मवीर भारती की है सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है। तो यहाँ से आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसके द्वारा रचित है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी है, हरिशंकर परसाई द्वारा एक रचित महाकाव्य है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। यहाँ से आपको मिलान करना है। जैसे कि ये दिया है निर्मला, चिता के फूल, वरदान, भारत दुर्दशा। तो यहाँ से आपको बताना है निर्मला क्या है, नाटक है, कहानी है, निबंध है, या उपन्यास है। इसी तरीके से आपको चारों मिलाने हैं। तो यहाँ से आपका क्या आंसर हो जाएगा? आपको ऑप्शन नीचे वाले दिखा दूँ मैं एक बार। नीचे वाले चारों ऑप्शन दिखने चाहिए आपको, ये रहा। अब देखिएगा आप लोग यहाँ से निर्मला जो है एक क्या हो जाएगा? निर्मला, तो निर्मला एक उपन्यास है, तो ये रहा उपन्यास। निर्मला एक उपन्यास है। और चिता के फूल एक निबंध है, चिता के फूल एक निबंध है। और वरदान एक कहानी है, भारत दुर्दशा एक नाटक है। तो आप देख लीजिएगा आंसर क्या हो जाएगा आपका। 4, पहले का 4, चिता के फूल 3, और वरदान हो जाएगा कहानी 2 और 1। 4 3 2 1, 4 3 2 1 किस में दिया है? 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 3 2 1। ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चे बस लिखा है यहाँ पे, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। बच्चे बस से
पाठशाला जाते हैं, पाठशाला जाते हैं, पाठशाला जाते हैं। तो यहाँ से आपको इस वाक्य में कारक बताना है। अपादान कारक होगा, अपादान कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, कर्म कारण होगा, या फिर करण कारक होगा, या फिर करण कारक होगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करण। करण कारक में क्या होता है? जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसमें से लगा होता है। जैसे यहाँ पे एक पूछा जाता है कि राजा के द्वारा सेवक को, सेवक को राजा के द्वारा सेवक को कम्बल दान किए जाते, इस तरीके से। और यहीं से होता है एक अपादान, अपादान का भी कारक चिन्ह से ही होता है, लेकिन ये से होता है अलगाव के, अलगाव, अलगाव होने पर इस से का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से बंदर गिरा, पेड़ से बंदर गिरा या कूदा, पेड़ से बंदर कूदा, तो वहाँ पे पेड़ से लगा है, तो यहाँ से पेड़ से बंदर अलग हो रहा है, मतलब कि अलगाव हो रहा है पेड़ से। और जैसे कि कहते हैं हिमालय से गंगा निकली, ये हिमालय है, ये हिमालय, तो यहाँ से गंगा निकली है, तो गंगा का यहाँ से अलगाव हो रहा है ना हिमालय से की जगह वहाँ पर फिर अपादान लगाया जाता है। और जैसे किसी के द्वारा क्रिया की जाए किसी के लिए, किसी के लिए, बच्चे बस के द्वारा, से बस के द्वारा जा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा करण कारक। कर्म में क्या होता है? को यहाँ पे इसका कर्म का होता है को विभक्ति या कारक चिन्ह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाच्य स्मृति किस समास का समस्त पद है? वाच्य स्मृति पूछा है, वाच्य में आपको समास बताना है। संबंध तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा, नर तत्पुरुष होगा, या अलूक तत्पुरुष होगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो वाच्य स्मृति में आपका सही आंसर हो जाएगा अलूक तत्पुरुष, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए इसके बारे में थोड़ा। वाच्य स्मृति शब्द अलूक तत्पुरुष समास का समस्त पद है। उलूक तत्पुरुष समास वाले पदों में पूर्व पद में विभक्ति शेष रहती है। जो अलूक तत्पुरुष समास वाले पद में पूर्व पद में जो पूर्व पद होता है, जैसे पहले पद और दूसरा पद, तो इसको पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, इसको समस्त पद कहते हैं। तो इसमें पूर्व पद में विभक्ति शेष रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस भाग में कौन सा अवयव बताना है आपको? अव्यय। तो यहाँ वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो यहाँ से आपका कौन सा अव्यय हो जाएगा? परिणामवाचक अव्यय, संबंधवाचक, या संकेतवाचक, या कारणवाचक? तो यहाँ 18 का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? 18 का ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कारक करणवाचक। तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है यहाँ पे 19, समुद्र शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची, तो समुद्र का पर्यायवाची होता है अर्वक, ऑप्शन सी। समुद्र का जो पर्यायवाची होता है वो होता है अर्वक। तो तुंग, विश्ववर। चलिए इसके बारे में देखते हैं समुद्र के और कुछ पर्यायवाची। ये रहा, समुद्र शब्द का पर्यायवाची अर्णव, अर्णव होता है। समुद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द पारावार, अवधि, नदीस व बाकिस आदि होते हैं समुद्र के पर्यायवाची। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सौदामनी, सौदामनी का पर्यायवाची आपको बताना। सौदामनी, सौदामनी होता है बिजली, इसका एक बिजली भी पर्यायवाची होता है, बिजली, बिजली। और इसका एक विद्युत, ये सौदामिनी आकाश से गिरने वाली बिजली के ये पर्यायवाची हैं। सौदामिनी, बिजली, विद्युत। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा सौदामिनी का विद्युत, विद्युत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संरचना शब्द में कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? संरचना शब्द, संरचना शब्द में आपको पर्याय अनुचित बताना है। इसमें से कौन सा शब्द अनुचित होगा? संरचना शब्द में कौन सा? संरचना शब्द के लिए इसमें संरचना शब्द के 3 पर्याय दिए हैं आपको। एक पर्याय संरचना का नहीं है, जो नहीं है वो आपको यहाँ से बताना है। तो ऑप्शन ए या बी या सी या फिर डी,
तो जैसे आपको पहले पता होना चाहिए, संरचना शब्द के पर्याय होते हैं, विचरित भी होता है, संगठना भी होता है, उद्भावना नहीं होता है। उद्भावना संरचना का नहीं होता है, रचना विन्यास भी इसका होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्भावना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। रौद्र रस का स्थायी भाव बताना है। रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र उत्साह होता है, विस्मय होता है, क्रोध होता है, या फिर भय होता है? तो क्रोध का जो स्थायी भाव होता है वो क्रोध होता है, क्रोध। क्रोध, तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोध। उत्साह, उत्साह होता है वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी का। भय होता है रस का, भयानक रस का स्थायी भाव होता है। विस्मय होता है अचानक उत्साह, अचानक का होता है आश्चर्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23। सच्छास्त्र का उचित संधि विच्छेद कौन सा होगा? छत्रशास्त्र का सचशास्त्र होगा, या सतशास्त्र होगा, या सतशास्त्र होगा, या सचशास्त्र होगा? तो इसमें सचशास्त्र का तुम संधि विच्छेद बताना है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन बी, सतशास्त्र। सतशास्त्र, यहाँ पर आपको संधि भी बतानी है कि इसमें संधि कौन सी है। तो यहाँ से हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। सतशास्त्र में व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? ऐसा कौन सा छंद है जिसका प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? दोहा में ऐसा होता है, या सोरठा में ऐसा होता है, कुंडलियाँ में ऐसा होता है, या रोला में ऐसा होता है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए होगा, या बी होगा, या सी, या डी? तो किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, रोला। प्रथम और अंतिम पद एक सा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में, कौटिल्य का विलोम बताना है आपको। कौटिल्य का विलोम शब्द बताना है। कौटिल्य, कौटिल्य का विलोम क्या होता है? मार्दव होता, आर्जव होता, मृदुलता होता, आदर्त होता? तो कौटिल्य का विलोम हो जाएगा आपका आर्जव, आर्जव कौटिल्य का विलोम होता है। तो ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब पढ़कर क्या होगा? 26 में लिखा है अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होती, संयुक्त क्रिया होगी। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जैसे खुद ना कोई काम करके दूसरे से जगवाना, जैसे लिखा होता है जगवाना, जगवाना। कोई सोता है तो आप किसी दूसरे इंसान से किसी को जगवाते हो, तो प्रेरणार्थक हो गई, तुमने उसको प्रेरणा दी तब उसने जगाया जाके, तो उस प्रेरणार्थक क्रिया होती। संयुक्त क्रिया में क्या होता है? जैसे राम छत पर चढ़ गया, छत पर चढ़ गया। तो राम जो था छत पे चढ़ा और फिर गया, मतलब छत पे चढ़ के और चला गया, कहने का मतलब ये होता है। तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। और द्विसकर्मक क्रिया, नहीं सॉरी, यहाँ पे जो द्विसकर्मक क्रिया होती है ये होती है, जैसे राम छत पर चढ़ गया, छत पर चढ़ और फिर चला गया, तो ये द्विसकर्मक क्रिया होती। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जैसे राम और श्याम लिखते हैं पढ़ते हैं, राम और श्याम जैसे, और ये लिखा है तो ये संयुक्त क्रिया हो गई। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा, मतलब वह समय पढ़ने का निकल गया, तो पूर्वकालिक क्रिया हो गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। किस बड़ का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है? हा का होता है, या छा का होता है? हा या छा, हा या छा, या ओ या ए? कंठ तालु से किस शब्द का उच्चारण होता है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए,
ये ए हुआ और ए हुआ, दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु से ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। शुद्ध शब्द का चयन करना है आपको। 28 में लिखा है शुद्ध शब्द का चयन करें। अनेक विप्रसात दंड के भागी हुए, इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं। सी में दिया माता पिता की सुरक्षा करनी चाहिए, तूफान आने का संदेह है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माता पिता की सुरक्षा करनी चाहिए। ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध लिखा हुआ है ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, जुगुस्सा किस रस का स्थायी भाव होता है? जैसे कि अभी मैंने बताया है आपको, रौद्र, रौद्र का होता है क्रोध, क्रोध, भयानक का भय, उद्भुत का आश्चर्य, ठीक है, और विभक्त का उस जुगुस्सा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जुगुस्सा का स्थायी भाव विभक्त होता है, विभक्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नी कलंक का, नी कलंक का सही संधि विच्छेद बताइए। निष्कालंक या निष्कलंक या निष्कलंक या निष्कालंक। तो यहाँ से आपका आंसर सही कौन सा हो जाएगा देख कर बताइएगा। तो यहाँ से आपका निष्कलंक का संधि विच्छेद हो जाएगा निष्कलंक, निष्कलंक। ये आपका सही हो जाएगा निकलंक का संधि विच्छेद, निकलंक। और यहाँ पे विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारी श्रृंखला आज की समाप्त होती है। तो देखते हैं अभी तक आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अपना स्कोर कार्ड ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, और जो नए चैनल पे अभी विजिट कर रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इस वीडियो की टेलीग्राम से आप जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि इस वीडियो की जो PDF आप पाना चाहते हैं, PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। 21 स्टडी क्लासेस डाल दें, उसमें मेरा चैनल आ जाएगा 21 स्टडी क्लासेस। हर एक वीडियो की आपको PDF वहीं से मिल जाया करेगी। चलिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।